नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे D++ TGT PGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा चला हुआ था आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे द्विवेदी युग को, क्योंकि इससे पहले हम भारतेंदु युग को कंप्लीट कर चुके थे। द्विवेदी युग के अंतर्गत हमने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में भी पढ़ लिया था। और अब आज की क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित पढ़ेंगे, क्योंकि द्विवेदी युग के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख कवि रहे हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हर परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की हमारी मैथिली शरण गुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को देखते हुए साथ ही उनकी रचनाओं को करेंगे, और साथ ही रचनाओं से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को हम करने की कोशिश करेंगे। केवल D++ TGT PGT के लिए ही नहीं भाई, ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार क्लास होगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट की TGT PGT परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो, NTA नेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो NTA नेट की परीक्षा जून में होने वाली है, ये कंटेंट उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से। तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में, मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान क्या रहा? ग्राम रहा चीरगांव और जिला रहा झांसी, उत्तर प्रदेश। ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो जो महत्वपूर्ण कवि होते हैं उनके जीवन काल के संबंध में हमेशा परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो देख लेते हैं अगला जो इनका तथ्य है, मूल नाम। मूल नाम क्या रहा मैथिली शरण गुप्त जी का? मिथिलादीप नंदिनी शरण, इसका इनका मूल नाम रहा है। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये कई बार मूल उपनाम या मूल नामों से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है। मूल नाम है, ना कि ये इसका उपनाम। तो आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में अगर ये पूछ लिया जाए इनका वास्तविक नाम क्या है या मूल नाम क्या है, मूल नाम का मतलब होता है इनका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, और उपनाम होता है जिस नाम की उन्हें उपाधि दी गई हो। मूल नाम न होकर के जो उपनाम होते हैं वो हम जो उपनाम कहलाएंगे, और जो मूल नाम हो गए, जो वास्तविक नाम हो गए, उसे हम मूल नाम कहलाएंगे। तो देख लेते हैं। पिता का नाम जो है सेठ रामचरण गुरु रहे। क्या नाम रहा है इनके पिता का? सेठ रामचरण गुरु, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काव्य गुरु कौन रहे इनके? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके काव्य गुरु रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कविताओं की जो रचना की थी, कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने से भी की थी, और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर भी उन्होंने कविताएं करी थी। तो काव्य गुरु के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछाता है मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य गुरु कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्ति भी कही है कि करते कैसे तुलसीदास भी, कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात मुझ पर भी जो है, मैंने साकेत की जो रचना की है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर ही की है। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के आशीर्वाद से ही की है। जिस प्रकार से तुलसीदास ने श्री राम के तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की जो रचना की थी, रामचरितमानस किन्होंने की थी? एक बड़ा महाकाव्य लिखा था अवधी भाषा में, किन्होंने? तुलसीदास जी ने। ये किस प्रकार से लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने क्या माना है कि तुलसीदास जी पर महावीर का प्रसाद था। ये महावीर ये वाले महावीर नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं। महावीर का मतलब होता है यहाँ पर हनुमान, भगवान स्वयं साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद रहा है तुलसीदास जी पर, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है एक महाकाव्य। उसी प्रकार मैं साकेत इसी प्रकार लिख पाया, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो है महावीर जी का आशीर्वाद रहा है, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आशीर्वाद। इस प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो चीज़ों को। तो देख लेते हैं आगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास जी कहा है, यानी आधुनिक काल का तुलसीदास किन्होंने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को?
तो वो कहा, सॉरी भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। और किन्होंने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आधुनिक काल का तुलसीदास किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। किन्होंने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। बढ़ते हैं आगे। गुप्त जी ने द्विवेदी जी के नेतृत्व में रह करके सरस्वती पत्रिका के लिए अनेक रचनाएं लिखी। यानी कि किन पत्रिकाओं में छपी द्विवेदी जी की जो ये रचनाएं है वो रहे सरस्वती पत्रिका में। और गुप्त जी के नेतृत्व में रह गई। गुप्त जी ने द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर, यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर सरस्वती पत्रिका के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो एक एक करके इनकी रचनाओं का भी नाम देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रही है। प्रमुख रचनाएं हैं इनके द्वारा रचित मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना 40 मानी जाती है इनके द्वारा। कई अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं रंग में भंग 1909। इनकी जो रंग में भंग है ये एक इनका काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह अगर ये पूछ लिया जाए मैथिली शरण गुप्त जी की पहला काव्य संग्रह कौन सा है, वो है रंग में भंग। अगर ये पूछ लिया जाए पहला काव्य कौन सा है, काव्य अगर काव्य की बात आ जाए तो एक कविता लिखी थी उन्होंने, हेमंत। हेमंत नाम की जो कविता थी वो इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। लेकिन रंग में भंग ये क्या है? ये इनका काव्य संग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रंग में भंग जो है 1909 ईस्वी में लिखी गई इनके द्वारा रचना। इसमें काफ़ी सारी कविताएं जो है शामिल की गई इस काव्य संग्रह में। फिर जयद्रथवाद 1910 में, भारत भारती 1912 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, क्रम वाइज लगाने को प्रश्न दे दिया जाता है। और एनटीए नेट में तो है जो काफ़ी सारे प्रश्न क्रम वाइज लगाने को दे दिए जाते हैं। पहले कौन सी जो मुख्य कवि रही है उनकी जो जितनी भी मुख्य रचनाएं रही है सभी रचनाओं को क्रम वाइज लगाने को दे दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट सन भी पूछ लिया जाता है। तो भारत भारती वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे तो सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत भारती जो है अधिक बार पूछी गई है परीक्षाओं में। किसान 1917 में, शकुंतला 1923 में, पंचवटी 1925 में, ये भी इम्पोर्टेंट रही है भाई। अनग 1925 में, और हिंदू जो है 1927 ईस्वी की रचना है। फिर है तृप्तगा 1928 में, शांति भी 1928 में, गुरुकुल 1929 में, विकट भट्ट 1929 में, साकेत महाकाव्य की रचना उन्होंने 1931 ईस्वी में लिखी, जो कि खड़ी बोली की रचना है। उसके बाद यशोधरा जो है कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। यशोधरा से संबंधित पंक्तियाँ भी पूछी जाती है कि कई बार पूछी जाती हैं। अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है आँखों में पानी। इस प्रकार से कई बार ये पूछ लिया जाता है ये किस मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य की पंक्ति है। तो पंक्तियों से संबंधित भी आपको इन प्रमुख कवियों को करते हुए चलना है, क्योंकि पंक्तियाँ और कथनों से भी संबंधित काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यशोधरा 1933 की, द्वापर 1936 का, सिद्धराज 1936 की, नहुस 1940 की रचना है इनकी। कुणाल गीत 1942 की, काबा और कलबरा ये भी जो है 1942 की रचना है। एक है केवल करबला जो नाटक है वो किन का है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, क्योंकि प्रसिद्ध कवि रही है, प्रमुख कवि रही है। जो ये करबला जो नाटक है उस कवि के आप लोगों को हर एक रचना याद होनी चाहिए, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है करबला नामक नाटक किसने लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वीपुत्र 1950 में, प्रतीक्षणा 1950 में, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में। अर्जन और विसर्जन जो है इसका समय नहीं है भाई, झनकार 1929 में। इस प्रकार से मैथिली शरण जो गुप्त जी की ये 25 इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं इनको तो बिल्कुल आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अगली जो तथ्य है इनका गुप्त जी से संबंधित।
मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है? हेमंत नामक, जो 1905 में जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई। और जो रंग में भंग है वो 1909 में आया इनका। तो इस प्रकार से आपको पहली अगर कविता पूछ ली जाए तो हेमंत। उसके बाद देख लेते हैं गुप्त जी की पहली काव्य रचना रंग में भंग लघु एक खंड काव्य है यह एक प्रकार से, और 1909 में प्रकाशित हुआ। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य रचना रही है भारत भारती 1912 ईस्वी में। पहली प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण आ जाए तो भारत भारती। अगर प्रथम कविता पूछ ली जाए तो हेमंत। अगर प्रथम काव्य संग्रह पूछ लिया जाए तो रंग में भंग। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको याद करना है, तो उसी प्रकार से उत्तर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन तथ्यों को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको हर एक तथ्य समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यह रचना मुसदे हाली एवं मुसदे काफिया भारत दर्पण लेख ब्रजमोहन दत्ताश्रेय केफी से प्रभावित मानी जाती है। कौन सी रचना? भारत भारती रचना। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य देख लेते हैं। भारत भारती जो रचना के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। किस रचना के कारण जाना पड़ा जेल मैथिली शरण गुप्त जी को? भारत भारती रचना के कारण। इसी रचना के लेखन के कारण इनको राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी गई है। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को। और किस रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? भारत भारती रचना के कारण। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र ने भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। ये जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। तो इस प्रकार से आपको अगर ये कथन दे दिया जाए तो ध्यान रखना है डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है। देख लेते हैं आगे। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई। किन्होंने दी राष्ट्र कवि की उपाधि? इन्होंने महात्मा गांधी जी ने। कब दी? 1936 ईस्वी में। और 1936 का आप ध्यान करोगे तो एक प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना 1936 में हुई थी। ये एक एक तथ्यों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए आपको याद करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, बच्चन जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त जी के संबंध में क्या मानते हैं ये धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारधाराओं में गांधीवादी और साहित्य में अभेदवादी माने जाते हैं। यानी कि धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी और विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभेदवादी माने जाते हैं। अगर ये भी कथन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है बच्चन ने माना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित वो है इनको आरंभिक रचनाएं। इनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं इनकी है भाई, ये को नहीं है। इनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले वेश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। जो आरंभ में जब इनकी रचनाएं कोलकाता के किस पत्र में प्रकाशित होती थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले वेश्योपकारक जो पत्र है नाम का पत्र रहा है उसमें इनकी रचनाएं पहले प्रकाशित हुई थी। बाद में सरस्वती पत्रिकाओं में इनकी जो कविताएं हैं वो प्रकाशित होने लग गई थी। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला जो तथ्य देख लेते हैं हम। गुप्त जी की दूसरी महत्वपूर्ण रचना साकेत है, 1931 में प्रकाशित हुई। जैसे कि प्रथम हमने देखी थी तो 1912 में भारत भारती प्रसिद्ध। अगर ये पूछ लिया जाए गुप्त जी की प्रथम प्रसिद्ध रचना भारत भारती रचना है भाई। और दूसरी जो प्रसिद्ध रचना रही इनकी वो 1931 में प्रकाशित हुई साकेत नाम से। पढ़ते हैं आगे। अगला जो तथ्य है वो देख लेते हैं। विषय वस्तु को दृष्टि से गुप्त जी की विषय वस्तु की दृष्टि से भाई गुप्त की इन रचनाओं में निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं किन किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है जैसे साकेत, पंचवटी ये किससे संबंधित रचनाएं हैं, द्वापर किससे संबंधित रचना है, या मतलब ये इन रचनाओं का आधार क्या रहा, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो देख लेते हैं राम संबंधी इनके काव्य कौन कौन से हैं। वे रहे हैं साकेत जिसमें उर्मिला विषयक उदासीनता को दर्शाया है उन्होंने 9वें सर्ग में, और फिर है पंचवटी प्रदक्षिणा।
तो ये दो नाटक इनके जो दो ये काव्य हैं इनके, साकेत और पंचवटी प्रदक्षिणा, ये 3 काव्य ऐसे है जो कि 2 नहीं भाई 3 है, पंचवटी अलग है और प्रदक्षिणा अलग है। ये इनके राम काव्य संबंधी काव्य रहे हैं, राम से संबंधित काव्य माने जाते हैं। कृष्ण से संबंधित काव्य रहा है इनका द्वापर। वैष्णव भक्ति से संबंधित काव्य रहा है इनका विष्णु प्रिया। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित ये जो वैष्णव संबंधी महाकाव्य जो विष्णु प्रिया रहा है, जो कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वैष्णव भक्ति के प्रमुख 4 आचार्यों में से माने जाते हैं। जो शुरुआत में 4 आचार्य माने गए वैष्णव भक्ति के, उनमें जो है चैतन्य महाप्रभु भी शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो तथ्य है, बौद्ध मत से संबंधित काव्य यशोधरा, अनग, ये 2 जो काव्य हैं ये बौद्ध मत से संबंधित रही है, जो कि एक गीति नाट्य है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो रचना किस प्रकार की है और किस से संबंधित है। सिख संबंधी जो काव्य रहे हैं इनके वो है गुरुकुल इनका सिख संबंधी काव्य रहा है। फिर इस्लाम धर्म संबंधी काव्य काबा और करबला रहा है। फिर महाभारत के पात्रों, प्रसंगों, उपाख्यानों पर आश्रित काव्य कौन कौन से रहे हैं? जयद्रथ, सरंद्री, वक्सहार और वैभव, नहुष, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जयभरत। नहुष नामक जो हमने उपन्यास भी पढ़ा था किनका, गिरिधर दास जी का, तो ये इनका काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है एक नाम से केवल एक ही कवि ने रचनाएं की है, एक नाम से जो है कई कवियों ने रचनाएं की है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कई बार अष्टायाम नाम से रचना काफ़ी सारे कवियों ने कर रखी है। तो इस प्रकार से जो है कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो एक नाम से ही एक या एक से अधिक कवियों द्वारा की गई है। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं नंबर 8 पर हम देख लेते हैं ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित इनका काव्य कौन सा रहा है। ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य वो रहे हैं रंग में भंग, सिद्धराज, पात्रावली, विकट भट्ट। ये सभी के सभी ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित इनके काव्य माने जाते हैं। फिर महात्मा गांधी से संबंधित काव्य कौन से हैं इनकी, अंजलि और अर्ध। उसके बाद देख लेते हैं काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित भारत भारती, वैचारिक, हिंदू असी आदि जो ये काव्य हैं इनके काल्पनिक एवं विचारधारा से प्रभावित काव्य माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। रचना शैली की दृष्टि से इनकी रचनाओं निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रचना शैली की दृष्टि से हम इनकी रचनाओं को किन किन श्रेणियों में बांटते हैं ये भी देख लेते हैं। नंबर 1 मुक्तक काव्य, मुक्तक प्रबंध काव्य, स्वदेश संगीत और मंगल घट। उसके बाद एक सेकंड भाई, इनके जो मुक्तक काव्य पद प्रबंध जो है स्वदेश दीपक और मंगल घट, ये मुक्तक काव्य संबंधित रही है। गीति शैली जो है से संबंधित इनकी जनकार, विश्ववेदना, अंजलि तथा साकेत, यशोधरा व कुणाल गीत के कुछ अंश माने जाते हैं। फिर नाट्य शैली पर आधारित इनके देख लेते हैं तिलोत्तमा और चंद्रहास। फिर गीति नाट्य शैली में हमने देख ही लिया था अनग और तिलोत्तमा और चंद्रहास, ये भी गीति नाट्य शैली के जो रूपक माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पत्र शैली, नूतन काव्य शैली में से संबंधित, यानी एक है पत्रावली। फिर है प्रबंध काव्य शैली से संबंधित, इनको सर्वप्रिय शैली है। जो प्रबंध काव्य शैली रही है इनकी सर्वप्रिय शैली मानी जाती है, जिसमें कि साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी शामिल है। उसके बाद देख लेते हैं गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्यों की कुल कितनी संख्या है। जो खंड काव्यों की कुल संख्या पूछी हुई है 19 मानी जाती है। उन्होंने कितने खंड काव्य लिखे हैं, वे लिखे हैं 19। और महाकाव्यों की रचना की है उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, 19 खंड काव्य लिखे हैं। उसके बाद देख लेते हैं यशोधरा
रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित मानी जाती है। यशोधरा रचना किस पर आधारित रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की जो है ये इनके गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित रचना मानी जाती है। नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से भी बड़ा मानते हैं। एक एक रचनाओं के संबंध में भी तथ्यों को आपको देखने का होगा भाई, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो रचनाओं से संबंधित उनके अंदर से प्रश्नों को उठा लिया जाता है और घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक रचना के जो हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाते हुए उसकी विषय वस्तु को देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। रंग में भंग रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंधित रहने वाली जो राजपूतियान का वर्णन इसमें दिखाया गया है। किसमें? रंग में भंग, जिसका सन है 1909। ये एक इनका काव्य संग्रह। बढ़ते आगे। मंगल घट का इनकी कविता का संग्रह है, जिसमें कि केशव की कथा, सुरग सहोदर और इत्यादि बहुत सी रचनाओं का इसमें संग्रह किया गया है। उसके बाद पंचवटी में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णन मिलता है। यानी कई बार पूछा जाता है जो मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी रचना में किसका वर्णन मिलता है, तो ये लक्ष्मण के चरित्र का इसमें उत्कर्ष वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद विकट भट्ट के अंतर्गत इन रचना में जौनपुर के एक सरदार की 3 पौड़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया। पौड़ियों ने भाई पीढ़ियों है, ये 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया है। उसके बाद मेघनाथ के अंतर्गत इनकी जो मेघनाथ है ये पूछ लिया जाता है इनकी ऐतुकांत रचना कौन सी है, तो जिसके अंत में कोई भी तुक न लगा हो। जिस प्रकार से हम काव्य पढ़ते हैं तो एक तुक के साथ, एक लय के साथ उस लाइन को समाप्त करते हैं, लेकिन मेघनाथ वध इनका जो काव्य है उसमें कहीं पर भी तुकांत जो तुकांत यानी लय से संबंधित रचना नहीं मानी जाती, ऐतुकांत रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। विष्णु प्रिया रचना में चैतन्य महाप्रभु की मुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित करता है। विष्णु प्रिया में क्या दिखाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु की जो विमुक्ता पत्नी है उसके त्याग और तप को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद अर्जुन और विसर्जन रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत किया गया है। जयद्रथ व्रत रचना में राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण निछावर कर देने वाले युवक का वर्णन किया गया है। इसका आधार है महाभारत। कई बार पूछा जाता है कि कोई इनमें से जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी ऐसी रचना है जिसका आधार महाभारत बनाया गया है, या महाभारत आधार को ध्यान में रखते हुए महाभारत का आधार नामक जो रचना है वो इनकी कौन सी रचना है, तो वो है जयद्रथ व्रत। इस प्रकार आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है साकेत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि इनकी साकेत एक इम्पोर्टेंट रचना है, उनसे संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इनकी जो रचना है साकेत 1931 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। साकेत एक महाकाव्य है और इनका जो इसके संबंध में साकेत के संबंध में देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो रचना काल रहा 1931 में, कुल सर्ग रहे 12। साकेत के अंतर्गत कितने सर्ग माने जाते हैं? 12 सर्ग, और कामायनी में 15 सर्ग। इस प्रकार से जो है प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर जी की उसमें 17 सर्ग। इस प्रकार सर्गों की संख्या को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक तथ्य के साथ आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए तथ्यों को याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं काव्य श्रेणी। महाकाव्य किस प्रकार का रहा है? ये एक महाकाव्य रहा है, यानी कि प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रेरणा स्रोत लेके जिससे प्रेरित होकर यह काव्य रचा, यानी कि 2 ऐसे ग्रंथ रहे, 2 ऐसे इनके प्रेरणा स्रोत बने जिससे जो प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना की है। पहला तो आप लोगों को एक तो आपको पता ही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरित होकर इन्होंने की जो रचना की। फिर एक रविंद्रनाथ टैगोर का जो लेख है काव्य की उपेक्षिताई, काव्य की जो उपेक्षिताई नामक
कई बार पूछ लिया जाता है काव्य की उपेक्षिताएं नामक ग्रंथ किसका है, लेख किसका है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। एक तो इनसे प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा 1908 में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की जो उर्मिला विषयक उदासीनता नामक जो रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी और किस नाम से, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से, और किस पत्रिका में छापी, सरस्वती पत्रिका में। एक इनके लेख से प्रभावित होकर महावीर मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत की रचना की है। आई होप आप समझ रहे होंगे और वीडियो भी पसंद आती है, लगता है कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए आपको हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करे करो लास्ट में, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही मैं नेक्स्ट क्लास लाने की हिम्मत बना पाती हूँ। तो देख लेते हैं आगे। पुरस्कार इनके द्वारा प्राप्त मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। यह तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए अपभ्रंश भाषा का राम काव्य पर आधारित काव्य कौन सा रहा है, वो आप सभी को पता है, पहुँचरिव, जो कि शंभु जी की रचना है, शंभु जी का महाकाव्य जिसमें 5 कांड हैं। और दूसरा राम तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध अवधी भाषा का महाकाव्य माना जाता है। सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राम पर आधारित महाकाव्य ये रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, लेकिन तुलसीदास जी के बाद जो राम काव्य लिखा गया वो माना गया है मैथिली शरण गुप्त के साकेत को। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक जो महाकाव्य माना जाता है। तो यानी साकेत महाकाव्य ही एक महाकाव्य ही नहीं है, और ये आधुनिक हिंदी युग के प्रवर्तक महाकाव्य माने जाते हैं। किनके अनुसार? नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार। इस प्रकार से अगर ये मुख्य कथन और पंक्तियाँ भी मैंने इंक्लूड की है इन तथ्यों के अंतर्गत, ताकि परीक्षा में अगर कथनों से भी संबंधित, उस रचना से कथनों से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप जो है उसका सही आंसर लगा सको। बढ़ते हैं आगे। इस रचना में आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। किसका प्रभाव दिखाई देता है? आर्य समाज का। कौन सी रचना में? कई बार पूछ लिया जाता है अगर मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है, वो है इनकी रचना। किस रचना के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम? साकेत के बारे में। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो तथ्य है, द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले श्री छोटेलाल बृहस्पत्य जो 1911 में मानी जाती है। उसके बाद यह नारी चेतना से संबंधित रचना है। किस प्रकार की है? नारी चेतना से संबंधित रचना है। सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग इसका 9वां सर्ग है। यानी 9वें सर्ग में यह लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित करता है। 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन दिखाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, रचना में लगा कुल समय 15 वर्षों का। रचना में लगा कुल समय 15 वर्ष। इसका जो प्रारंभ है 1916 में हो गया था, जबकि 1931 में जाकर ये जो रचना कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से अगर ये पूछ लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस रचना को लिखने में लगभग कितना समय लिया इन्होंने। कम से कम 15 वर्षों में ये रचना पूरी हुई। 1916 में इन्होंने प्रारंभ शुरू किया था लिखना साकेत रचना महाकाव्य, और 1931 में जा कर के ये पूरी हुई। ये दद्दा नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार पूछा जाता है दद्दा उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने माइकल सुदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। कई बार पूछ लिया जाता है मधुप उपनाम से किन्होंने जो है अनुवाद किया अपनी रचनाओं का, तो वह किया मैथिली शरण गुप्त ने। और किन की रचनाओं का? माइकल सुदन दत्त की रचनाओं का। किस नाम से? मधुप नाम से, मधुप उपनाम से इन्होंने जो है
अनुवाद किया है। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला जो तथ्य हमारा, स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। तो एक समय में स्वतंत्रता के बाद जो ये भारतीय संसद में राज्यसभा के पद पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। एक मंगला प्रसाद पारितोषिक पर पुरस्कार मिला और दूसरा इन्हें पद्म भूषण जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने इनकी रचना हरिगीति का छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया। मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख छंद कौन सा माना जाता है? प्रसिद्ध छंद, सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा? हरिगीति का। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। गुरुजी पहले विश्वोपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते, किंतु सरस्वती में अपनी रचना प्रकाशित करने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में लिखी कविताएं सरस्वती में भेजी, और किंतु यह कविता सरस्वती में नहीं छपी। किस उपनाम से जो अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी? वे लिखी रसिकेंद्र। अगर ये पूछ लिया जाए ब्रज भाषा में मैथिली शरण गुप्त जी किस नाम से लिखते थे, किस उपनाम से लिखते थे ब्रज भाषा के में, उन्होंने जो कविताएं लिखी ब्रज भाषा में वे रसिकेंद्र उपनाम से लिखी। इस प्रकार से कई उपनाम रहे इनके, वास्तविक नाम भी आप लोगों को ने देख ही लिया है। तो हर एक तथ्यों को, एक एक तथ्यों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में आपसे इनमें कन्फ्यूजन ना हो। तो देख लेते हैं। द्विवेदी युग ने उन्हें पत्र लिखकर द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिख करके जो सूचित किया, द्विवेदी जी का मतलब यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती पत्रिका में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। तो अगर ये कथन आ जाए कि किन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को ये कहा कि रसिकेंद्र बनने का जो अब जमाना लद गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे। गुप्त इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा गुप्त जी पर। एक तो जो रसिकेंद्र का जो जमाना अब लद गया है, और दूसरी ये कि बोलचाल की भाषा में जो है कविताएं छपती है सरस्वती पत्रिका में, ना कि ब्रज भाषा में। जो उस समय जो है बोलचाल की भाषा जो है खड़ी बोली ने स्थान ले लिया था। भारतेंदु युग तक तो ब्रज भाषा बनी रही थी, बोलचाल की भाषा भी, लेकिन आगे चल के जो खड़ी बोली ने स्थान ले लिया था बोलचाल की भाषा में। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते आते खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जाने लगी। तब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हम सरस्वती पत्रिका में केवल उन्हीं रचनाओं को छापते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई हो, और रसिकेंद्र बनने का ज़माना अब लद गया है। इन दोनों बातों का प्रभाव जो है मैथिली शरण गुप्त पर पड़ा, और खड़ी बोली में कविता लिखना इन्होंने आरंभ कर दिया, और उपनाम से भी सदैव के लिए मुक्ति पा ली। यानी रसिकेंद्र जो उपनाम इन्होंने लिखा, उस उपनाम से भी इन्होंने सदैव के लिए मुक्ति पा ली। फिर उन्होंने उस नाम से कोई भी रचना नहीं लिखी। तत्पश्चात उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, और अनगढ़ व अष्ट व्यस्त थी, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने व्यापक फेरबदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम से ही ये कविता सरस्वती में छाप दी। शुरुआत में जब मैथिली शरण गुप्त ने कविता लिखी, जिसका नाम था हेमंत, प्रथम कविता मानी जाती है इनकी, और ये थोड़ी सी अस्त व्यस्त और अनगढ़ तरीके से लिखी गई थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उस रचना में उन्होंने थोड़ा फेरबदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम से ही इसमें सरस्वती पत्रिका में स्थान दे दिया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगली है इनकी प्रमुख पंक्तियाँ। 2-3 पंक्तियाँ भी मैंने ली हुई है, ताकि इनमें से कोई भी पंक्ति परीक्षा में पूछ ली जाए तो आप सही आंसर लगा सको। देख लेते हैं गुप्त जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में दूध और आँखों में पानी। ये जो यशोधरा से ली गई है पंक्ति, भाई कई बार ये पूछ लिया जाता है ये मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से पंक्ति ली गई है, क्योंकि ये पंक्ति का ये भी पूछ लिया जाता है किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है, तो मैथिली शरण गुप्त की आपको पता ही है। और किस रचना से, यशोधरा से, यशोधरा रचना से इन्होंने ये पंक्ति ली है। बढ़ते हैं आगे। हम कौन थे, सॉरी भैया हम लोग नहीं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भारत भारती पत्रिका, ये भारत भारती जो रचना है इनकी 1912 की, इससे ली गई पंक्ति है। उसके बाद चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छंद चांदनी छिटक रही अवनी और अंबर तल में। ये जो पंक्ति है ये पंचवटी से ली गई है। तो इस प्रकार से 3 पंक्ति आप लोगों को ये बार बार रिवाइज कर लेना है। इन्हीं में से मैथिली शरण गुप्त से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से 1-2 प्रश्न अवश्य ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हमने मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कर ही लिया, उनकी रचनाओं को देखा है, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों को कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसी तरह हम जो DSSB के अंतर्गत जो कंटेंट की क्लास हमारी चली हुई है, बीच बीच में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए तो वह हम चल ही रही है, तो बीच बीच में हम थोड़ा सा कंटेंट को भी बिल्कुल डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।